हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, कुछ लोगों का होगा और आशा यही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बाकी जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है, वो हमारी वीडियो को देखते रहिए। बाकी जिन बच्चों ने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी पहले, तो उन बच्चों को मालूम हुआ होगा कि कितनी यूज़फुल और कितनी हेल्पफुल ये वीडियो रही हैं हमारी, ठीक है? तो सभी को आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, उसके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बधाई, ठीक है? और मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपनी सीरीज़ में। हम वही अपने मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है? दिल्ली पुलिस बेस्ड ही है ये, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है ये। तो देखिए, भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ये तो देखो दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है दोस्तों? तो 100 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है भारत सरकार ने। किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में डैश भोजन की मुख्य फसल है। मतलब दोस्तों कि भारत के उत्तरी भाग में और उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है? तो कौन सी भाई साहब प्रमुख फसल है? तो गेहूं है दोस्तों, जो खाद्य फसल है। तो कौन सी है दोस्तों? गेहूं। और गेहूं के बारे में थोड़ी जानकारी हो रहा है। गेहूं रवि की फसल है। पूछ लेता है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो रवि की फसल है। और आगे देखो, भारत में प्रमुखतः फसलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों। तो 4 श्रेणियों में बाँटा गया है। भारत में फसलें हैं, पहले खाद्यान्न, नगदी फसल, वृक्षारोपण फसलें और बागवानी फसलें, ठीक है? खाद्यान्न फसलें कौन-सी होती हैं? जैसे चावल हुआ, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, बाजरा और दालें। ये खाद्यान्न फसलें हैं, जो हमारे खाने में यूज़ ज़्यादातर होती हैं, है नी? जैसे चावल हम ज़्यादातर हर घर में डेली तो नहीं बनता, हर दूसरे दिन बनता ही है। गेहूँ हम डेली खाते ही हैं। मक्का का यूज़ भी ज़्यादातर हम कर लेते हैं। बाजरा और दालें, ये हैं हमारी खाद्यान्न फसलें, जो खाने के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नकदी फसलें कौन-सी होती हैं दोस्तों? नकदी फसलें वो होती हैं जिनको बेचकर हमें पैसा मिले, है नी? तुरंत पैसा ले लेते हैं। जैसे कपास को हम बेच देंगे। अब आप बताइए कि अपने 10 बीघे खेत में कपास बो दी, क्या 10 बीघे खेत को आप घर में रखेंगे? नहीं। भाई कपास 10 बीघे खेत की कपास का क्या करेंगे आप? तो बेचेंगे मार्केट में जाके। तो यही है कि कपास आप देख देते हैं, जूट हो गया, गन्ना हो गया, तम्बाकू हो गया और तिलहन हो गया, ये हमारी नगदी फसलें होती हैं। वृक्षारोपण फसलें कौन सी? जैसे चाय होगी, कॉफी होगी, नारियल, रबड़। चाय, कॉफी, नारियल, रबड़, ये हैं हमारी वृक्षारोपण फसलें। और दोस्तों जो बागवानी फसलें हैं वे हैं फल और सब्जियां। फल और सब्जियां जो आती हैं दोस्तों, वो आती हैं बागवानी फसलों के अंतर्गत। आगे देखते हैं, राज्य की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत केवल 4 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस में से कम आधे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। तो कितने लक्ष्य प्राप्त किए हैं? आधे लक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य, कल्याण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा और सभ्य कार्य और आर्थिक विकास शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने एसडीजीएस में पिछड़ रहा है? तो कितने एसडीजीएस में भारत पिछड़ रहा है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, 9 क्षेत्रों में भारत पिछड़ रहा है एसडीजीएस की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है? एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, लाइट का कुछ इशू है। हाँ जी दोस्तों, कहाँ थे हम? तो भारत के कितने एसडीजी में पिछड़ रहा है दोस्तों? तो 9 में। और ये भारत 167 देशों में से 167 अगर देशों की हम बात करते हैं, तो एसडीजी प्रगति में 109वें स्थान पर
109वें स्थान पर 16 लक्ष्यों में से 9 में कम है। ठीक है, अगर 16 लक्ष्य दे रखे हैं तो उनमें कितने लक्ष्य में कम है? 16 में से 9 में कम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च का नेतृत्व किया था दोस्तों, कब किया था? 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है भाई। किससे है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, आप लोगों को पता होगा। और मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। पहला स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, दूसरा समानता का अधिकार है, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है दोस्तों, और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं, ज्यादातर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा लिख दिया डिटेल में। जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको आर्टिकल 14 देता है। तो अनुच्छेद 14 आपको विधि के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मूवी भी है आयुष्मान खुराना की, आप लोगों ने देखी होगी, अच्छी मूवी है। ठीक है। आर्टिकल 16 देखिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर। ठीक है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी हुई, प्राइवेट नौकरी हुई, ये सब वगैरह। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का उन्मूलन, अभी पढ़ के आए हैं। और आर्टिकल 18 क्या कहता है दोस्तों? तो उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों को खत्म कर दिया गया था आर्टिकल 18 में। ठीक है। आर्टिकल 19 भाषण की स्वतंत्रता। 19 के अलग अलग पार्ट है, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी। ठीक है। जैसे 19 का ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19 का बी मतलब एक क्या कहते हैं, और एक क्या बोल लेते हैं, सभा करने की। ठीक है, है। और 19 का सी और समिति बनाने की है। 19 का डी, 19 का डी क्या कहता है बताइए दोस्तों? तो समिति बन गई आप लोगों की। फिर घूमने की स्वतंत्रता है कहीं भी, है नहीं। 19 का ई, जहां पे आप घूम रहे हैं कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है। फिर ई एफ खत्म है। फिर जी, तो जी क्या कहता है दोस्तों? कि वहां पर बसने की स्वतंत्रता है, बस गया। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है दोस्तों? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। देखिए, तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 19 भाषण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 और 21 क्या कहता है? मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 359 के तहत, किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं है। ध्यान रखना, अगर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा है तो कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं दोस्तों? तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 बोलता है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 20 करता है। आर्टिकल 21 क्या करता है दोस्तों? जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है दोस्तों। आर्टिकल 21 एक ही बात मैं करता हूं। 21 एक ही बात, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। 1 अगस्त सन 2024 को
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो बताइए दोस्तों, तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रीति सूदन। किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों? प्रीति सूदन। ठीक है। और जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर मनोज सोनी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी। और आर्टिकल 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है क्या यूपीएससी? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन से आर्टिकल के तहत? 315 आर्टिकल के तहत। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान वित्तीय दायित्व और बजट प्रावधान अधिनियम। राजस्थान वित्तीय दायित्व और बजट बजट प्रावधान अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये क्वेश्चन बना है तो सन 2005 से 2006 में। क्या दोस्तों? 2005-6 में राजस्थान वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आप लोगों ने 1 रुपए का नोट देखा होगा, तो किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक का नाम है टू लाइव। तो टू लाइव पुस्तक के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो टू लाइव पुस्तक के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। अब ध्यान रखेंगे, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। क्या नाम है दोस्तों? अरविंद अडिगा। कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन थे इसमें दोस्तों, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वो दिया है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो चुंबक द्वारा आकर्षित क्या नहीं होता है? पीतल जो है दोस्तों चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। और जो पीतल बनता है दोस्तों, जस्ता प्लस तांबा को मिला देते हैं। अगर जस्ते को और तांबे को एक अनुपात में मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण दोस्तों होता है। ऐसे ही कुछ और हैं तत्व जो हैं, जैसे कि पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, शीशा हो गया, सोना और चांदी, ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये आकर्षित नहीं होते हैं किसके द्वारा? चुंबक के द्वारा। किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किया जाता है? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी ये जो कृत्रिम वर्षा करने की कोशिश करी गई थी पर हो नहीं पाई थी, है नहीं दोस्तों? तो वही पूछ रहा है, किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, AgL सिल्वर आयोडाइड। आपको ये इस फॉर्म में दे सकता है, इसके सूत्र के फॉर्म में भी, कि सिल्वर आयोडाइड AgL से क्या होती है दोस्तों? कृत्रिम वर्षा करी जाती है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड तो हो ही गया, पोटेशियम आयोडाइड का यूज भी हम करते हैं, और शुष्क बर्फ शामिल भी होती है इसमें, सूखी बर्फ भी शामिल होती है कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर आयोडाइड अत्यधिक प्रकाश संवेदनशील है दोस्तों ये, और क्या एंटीसेप्टिक के रूप और क्लाउड सीडिंग में उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा सिल्वर आयोडाइड है दोस्तों, वो एंटीसेप्टिक के रूप में और क्लाउड सीडिंग के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है दोस्तों हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है दोस्तों? ये एक रंगीन गैस है, रंगहीन गैस। ठीक है, रंगहीन गैस है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पानी में घुलनशील है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फार्मास्यूटिकल शुष्क औद्योगिकी आदि में उपयोग किया जाता है। तो कहां पर दोस्तों? फार्मास्यूटिकल्स शुष्क औद्योगिकी में यूज किया जाता है किसका दोस्तों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, HBr का। आगे बात करते हैं हम सिल्वर ऑक्साइड की। अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड की दोस्तों बात करता हूं तो ये है Ag2O। Ag2O सिल्वर ऑक्साइड काले भूरे पाउडर की तरह होता है। तो पूछ लेगा काले भूरे पाउडर की तरह निम्नलिखित में कौन होता है?
तो आपको दे देगा सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखना दोस्तों, क्षारीय बैटरियों में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड क्षारीय बैटरियों में। ठीक है दोस्तों, तो क्षारीय बैटरी जो होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। एक है एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3। क्या है? Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। ये रंगीन होता है, क्रिस्टल जैसी संरचना इसकी होती है दोस्तों। सदिश राशि नहीं है, मतलब कुछ राशियां दे रखी थी, सिर्फ मैंने ये बताया कि सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है। सदिश राशि में क्या दोस्तों, दिशा और परिणाम की परिमाण की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया नहीं आया? तो सदिश राशि नहीं है, तो चाल जो है दोस्तों हमारी सदिश राशि नहीं है। किस कारण से ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है? तो कौन सा कारण ऐसा है दोस्तों जो ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा लगभग पृथ्वी के घूर्णन धुरी के साथ है। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा जो है दोस्तों लगभग पृथ्वी के घूर्णन धुरी के साथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अनपचाई शर्करा है, तो अनपचाई शर्करा कौन सी है? तो इसमें आपको दे देगा, क्या दे देगा? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो अनपचाई शर्करा है, जो अनपची शुगर है, कौन सी है? तो वो है सुक्रोज। सुक्रोज को हम पचा नहीं सकते हैं। कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें है दूध। दूध जो है दोस्तों इमल्सन का एक उदाहरण होता है। इमल्सन के उदाहरण काफी हो सकते हैं। कैसे? पायस के अन्य उदाहरण, पायस किसे कहते हैं? इमल्सन को ही दोस्तों दूसरे रूप में पायस कहते हैं। आप ध्यान रखना इस चीज का। जैसे कि अंडे की जर्दी भी क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। मक्खन भी क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। और मेयोनीज, आप मेयोनीज खाते हैं मोमोज के साथ दबा के, वो भी किसका उदाहरण है दोस्तों? इमल्सन या पायस का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, लेथेनाइड्स किन दो तत्वों के साथ कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं? तो लेथेनाइड्स, लेथेनाइड्स किन दो तत्वों के साथ कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं दोस्तों? तो इट्रियम और स्केडियम। किसके साथ? इट्रियम और स्केडियम के साथ क्या कहलाते हैं भैया? ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लेथेनाइड्स, लेथेनाइड्स के साथ, तो लेथेनाइड के साथ इट्रियम और स्केडियम दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसी संरचनाएं लिबर्सन, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसी रासायनिक लिबरनस खमीर, लिबरनस क्या है दोस्तों? ये लिबरनस खमीर द्वारा पके हुए खाद्य पदार्थों को हल्का करने और वातित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना। तो खमीर द्वारा पके हुए खाद्य पदार्थों को हल्का करने और वातित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडे का अन्य नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडे को कहते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। नाइट्रोजन परमाणु संख्या नाइट्रोजन की दोस्तों 7 है, पूछी जाती है, बार बार रिपीट होते इसलिए मैंने इनको लिख दिया है। जैसे हीलियम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हीलियम की जो परमाणु संख्या है 2 है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोस्तों 1 है। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम और नाइट्रोजन की 7 है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, NM स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप ध्यान रखेंगे 6.67
इंटू 10⁻⁻11। और जो F बराबर क्या होता है, बल बराबर, तो G मतलब क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या है, परिधि से रिलेटेड होता है ये। ठीक है दोस्तों। जी का स्वीकृत मान सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, तो जी का स्वीकृत मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश, आप ध्यान रखेंगे, कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया गया था। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए हैं। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 63U। 63U। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो HNO3 में H का परमाणु द्रव्यमान 1U, N का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14U, और O का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो गुणा 3 की कर दी, तो 16 3 48, 48, 14 और 1 हो जाते हैं 63, सभी को प्लस कर दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आणविक द्रव्यमान। U बराबर क्या होता है, अगर आप सोच रहे हो कि ये U जो है ये क्या होता है, इसे कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या हिंदी में कहते हैं एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है दोस्तों। विद्युत चालित ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए कौन सी धारा प्रेरित होती है, बताइए। जो विद्युत चालित ट्रेन में चुंबकीय ब्रेक लगाने के लिए कौन सी धारा प्रेरित होती है, तो भांवर धारा, भंवर धारा होती है। इस प्रभाव की खोज फोकोल्टन किसने की थी दोस्तों, फोकोल्टन ने की थी। फोकोल्टन ने किसकी खोज की थी, भांवर धारा की खोज की थी फोकोल्टन ने। परमाणु स्तर पर चुंबकीय अनुक्रिया की गणना के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु स्तर पर, अगर हम परमाणु स्तर पर चुंबकीय अनुक्रिया की गणना के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो बायो सावर्ट नियम का। किसका यूज दोस्तों, बायो सावर्ट नियम का यूज किया जाता है। कौन तात्विक अवस्था में धात्विक आबंध बनाता है, तो कौन तात्विक अवस्था में धात्विक आबंध बनाता है दोस्तों, तो विस्मत बनाता है तात्विक अवस्था में धात्विक आबंध। विस्मत को कहते हैं Bi। इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 83, ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। तो 83 परमाणु क्रमांक होता है किसका, विस्मत का 83 परमाणु क्रमांक होता है। एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विमिंग देता है, यह किसका एक उदाहरण है, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है दोस्तों। ये ध्यान रखना, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जब कैच लेते हैं, हल्का सा अपने हाथ को पीछे करते हैं जिससे कि चोट कम लगे। ठीक है दोस्तों। लिक्विड क्रिस्टल की पहली आकस्मिक खोज, जो लिक्विड क्रिस्टल की पहली आकस्मिक खोज डैश में एक ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री और रसायनज्ञ डैश द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा, 1888 में खोज की गई थी पहले तो लिक्विड क्रिस्टल की पहली आकस्मिक खोज। और कह रहा है फ्रेडरिक रेनी ट्रेजर, तो किसने की थी, रेनी ट्रेजर। तो फ्रेडरिक रेनी ट्रेजर ने इसको खोज की थी, जो थे ऑस्ट्रिया के वनस्पति शास्त्री और रसायनज्ञ थे। ठीक है, केमिस्ट थे। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव आयरन फिलिंग वाले क्षेत्र में डाला जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव वाले क्षेत्र में डाला जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयन कोलाइड उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और आयन कोलाइड उत्पन्न होता है। किसका रेखिक प्रसार गुणांक उच्च होता है, तो रेखिक प्रसार गुणांक किसका उच्च होता है, तो किसका होता है दोस्तों, इस्पात का होता है, ध्यान रखना। प्रोड्यूसर गैस में होती है, तो प्रोड्यूसर गैस कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
CO तथा नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई? प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? CO और N2 होती है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा अगर आपको देखनी है तो 1/म्यू बोलते हैं इसको, 1/म्यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। भौतिक राशियों के युग्मों में से किसको समान मात्रक में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो भौतिक राशियों के युग्मों में से किसको समान मात्रक में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ऊष्मा और कार्य को हम प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इसमें इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।